हेलो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024 सितंबर में हुआ है। ये आप इसे हाफ ईयरली का पेपर भी कहते हैं। ओके, तो इसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो 1 से 20 तक हैं, सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं। इन सब का विस्तृत हल, डिटेल्ड सॉल्यूशन हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे ट्रिक्स, आप कैसे बिना कन्फ्यूजन के इन सवालों को कर सकते हैं, कम प्रैक्टिस के साथ भी। और हाँ, हिंदी इंग्लिश मीडियम का यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप किसी भी मीडियम के हो। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे दोनों मीडियम में अच्छे से समझाएं। ओके, यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है 125 की पावर माइनस का 1/3। ओके, 125 की घात माइनस का 1/3 दिया है, तो चूंकि माइनस की पावर दी है, इस माइनस की पावर को हम सबसे पहले प्लस की पावर में बदलेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो 125 की पावर आपको दी है माइनस का 1/3। इसको प्लस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 125 को 1 के अपॉन में कर देंगे, 125 ऐसे लिखेंगे हम। अब पावर प्लस की हो जाएगी। ओके, अब पावर प्लस की होगी। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125 को, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3। ओके, और पहले से यहाँ पे पावर थी 1/3, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, आपको मिलेगा 1/5 की पावर 1, यानी कि 1/5। 1/5 आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। और ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है माइनस का 11 और 0, ये निर्देशांक दिए हैं किसी बिंदु के। तो ये जो बिंदु है वो कौन से जगह पे स्थित है, एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी कोटि है, ओके, यानी कि ऑर्डिनेट, या आप कहिए वाई कोऑर्डिनेट, ये आपका 0 है। ओके, आप कुछ इधर समझ सकते हैं, ये आपका चतुर्थांश रहा पहला, ये दूसरा चतुर्थांश रहा। तो ये पॉइंट कहीं पे यहाँ पे है, इस लाइन पे है, इस एक्स एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस है आपका, कि एक्स एक्स जैसे आप कहते हो, ये वाई वाई डैश वाई एक्सिस होता है आपका। तो एक्स एक्सिस पे होने के कारण इसका जो ये 0 है, ये बताता है कि ये एक्स एक्सिस पे है। जो कि ये माइनस में आ रहा है, तो ये इस साइड में यहाँ पे कहीं पे स्थित है। ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। और इस तरफ इस पॉइंट पे, ये कहीं पे इस लाइन पे, सॉरी, ये पॉइंट कहीं पे स्थित है। ओके, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस पर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका 3 संरेखीय बिंदुओं से रेखा या रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका एक त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, वो इसका परिमाप दिया, अर्थ परिमाप, सॉरी, 19 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है, अर्थ परिमाप का 19 सेंटीमीटर, तो परिमाप आपको कितना हो जाएगा, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। ओके, परिमाप, इसे आप 2s भी कह सकते हो। तो ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी के बराबर। आपकी दो भुजाएं दी हुई हैं 15 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ए और बी कह सकते हैं आप इन भुजाओं को। तो ए का मान आप रख दो 15, बी का मान रख दो आप 11, अब सी का मान बचता है आपका जो आपको निकालना है। परिमाप की जगह आप परिमाप के नीचे ये रख दो आप अर्ध परिमाप को दुगना करके, यानी कि 38 रख दो आगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपका बचता है ये, आप इसको इधर से लिख सकते हो 38 बराबर 15 11 26 प्लस सी। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो इसको 26 प्लस सी, सॉरी 26 प्लस सी इज इक्वल टू 38, यानी कि सी का मान यहाँ पर 38 और इधर से आएगा 26, माइनस हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा का माप कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 5 कहता है इनमें से कौन एक आवर्ती दशमलव प्रसार का उदाहरण है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिंग डेसिमल। तो ये है आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ 0.666। ओके, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। और आप इसको इस ढंग से भी लिख सकते हो, ऐसे बार लगा के, क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट, एक ही अंक जो है आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम बार लगा के भी इसको दिखा सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्न में से कौन वाई अक्ष के समानांतर एक रेखा का समीकरण है। तो वाई अक्ष के समानांतर रेखा का जो समीकरण होता है वो x इज इक्वल टू ए के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 7 दिया है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये रेखा आपकी x एक्सिस को, यहाँ पे आप देखोगे ये x एक्सिस है, x एक्स डैश, इसको हम y y डैश y एक्सिस लिख सकते हैं। इसको कहाँ पे काटेगी,
इस पॉइंट पे काटेगी और इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे A0। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आप, प्रश्न संख्या 8 कहता है वाई एक्स से सातवां प्रश्न के साथ पी क्यू आर में पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर और पी क्यू आर दिया हमें 50 डिग्री, पी आर एंगल पी आर क्यू का माप है, ये पता करना है आपने। तो कुछ इस ढंग से आप एक एंगल बना सकते, ट्राइंगल बना सकते हो। ये आपका ट्राइंगल रहा, ये पी, ये क्यू और ये है बिंदु आर। पी क्यू और क्यू आर बराबर है, पी क्यू जितना है उतना ही क्यू और आर भी है। तो ऐसे निशान लगा करके हम पहचान सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। ओके, उसके बाद पी क्यू आर एंगल दिया हमें 50 डिग्री, ये पी क्यू आर ये वाला एंगल हमें दिया कितना 50 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू पता करना है, पी आर क्यू पता करना है। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, जाहिर सी बात है इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, कोण भी बराबर होंगे। और आपको पता है त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर आपका 180 डिग्री होगा। और हमें पता है एंगल पी क्यू के सामने कौन सा एंगल आर, और क्यू आर के सामने है एंगल पी, यानी कि एंगल पी और एंगल आर भी बराबर होंगे, यानी कि ये और ये एंगल बराबर होंगे। तो हम एंगल आर को एंगल पी लिख सकते हैं। तो एंगल पी को तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, एंगल क्यू को भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे हम, लेकिन एंगल आर को भी हम एंगल पी लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका 180। और दो जगह एंगल पी आ गया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 एंगल पी प्लस एंगल क्यू का हमें मान दिया है 50, तो आप 50 रख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 180। तो आप कह सकते हैं कि 2 एंगल पी बराबर 180 माइनस 50, यानी कि 2 एंगल पी बराबर 130। तो एंगल पी का मान कितना हो जाएगा 130, और इधर से चला जाएगा 2 इसके नीचे और ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो एंगल पी का मान 65 डिग्री होगा। पी आर क्यू हमें बताना है, तो एंगल आर का मान भी एंगल पी के बराबर है, दोनों बराबर है, तो ये भी 65 का हो जाएगा और ये भी 65 डिग्री का ही होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वाई एक्स से बिंदु -2 और -7 की लंबिक दूरी है। वाई एक्स से जो दूरी होती है वो पहला जो आपका ये भुज होता है वो होती है। तो 2 इकाई की दूरी, हम कहेंगे 2 इकाई की दूरी या 2 यूनिट की दूरी ये होगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस पेज पे सभी प्रश्न आपको इंग्लिश मीडियम में ये दिए हुए हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक के, जो हमने अभी तक सॉल्व भी कर लिए हैं। तो इंग्लिश वर्जन आप देखना चाहते हो आप देख लो, ट्रांसलेशन में वैसे आपको आसानी हो जाती है ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों देख करके। और हमने जब आंसर दिए हैं, सॉल्यूशन किया है, तो वो दोनों मीडियम्स में ही किया है। जस्ट आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको ये सेटिस्फेक्शन रहे कि इंग्लिश मीडियम में किस वर्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है। ओके, एनीवेज चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 9, कहता है समीकरण x + 2y = 4 का एक हल है। x + 2y, x धन 2y बराबर 4 का एक हल है। तो इसके जो भी हल होंगे वो अगर वैल्यू हम वापस रख देंगे यहाँ पे इसी समीकरण में, तो हमें दोनों पक्ष बराबर करने में कामयाबी मिल जाएगी। अब देखिए हमें समीकरण दिया है x + 2y बराबर 4। बायां पक्ष ये है और दायां पक्ष आप जानते हो RHS है 4। अगर हम x के लिए ये रखें 0 और y के लिए रख दें 2 और हमें मिल जाए यहाँ पे 4 ऐसा करके, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा, यही हमारे हल होंगे। तो x की जगह 0 रख दीजिए आप और y की जगह 2 रखिए 2। यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 + 4 यानी कि 4 मिल जाएगा हमें। तो इधर 4 मिल गया और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी पहले से 4 है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि इस समीकरण के हल जो हैं वो ये ही दोनों हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 10, इसका मान बताना है हमने। तो ये बहुत आसान सा सवाल है। 2a⁻2b⁻3 ब्रैकेट में अंदर बंद करके हमें डराने की कोशिश हो रही है, और यहाँ पे आप लिखेंगे 7a⁻3 b⁻3। अब आप देखिए ये भी ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गिनती है 2 और 7 है, तो इन दोनों नंबर्स को आपस में गुणा कर दो। 7 दूनी 14, ओके, और गुणा में 7 ही 7 रहेगा। a⁻2 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, गुणा हो रहा है, इसका मतलब
पावर्स ऐड होने जा रही हैं, यानी कि ए की पावर अब हो जाएगी 2 और 3 5, और बी की पावर कितनी हो जाएगी 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, यानी कि बी की पावर 6। तो हम कह सकते हैं 14, ए की पावर 5, बी की पावर 6 हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन पहले सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, एक ठोस की विमाएँ 3 होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या उसकी गहराई भी आप कह सकते हो। तो 3 विमाएँ होती हैं सॉलिड की। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, अगर आप सीधा निकालना चाहते हो निकालो, अदरवाइज आप हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करके भी ऐसा कर सकते हो। ओके, अगर हम सीधे फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो हमारा फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसकी भुजा का वर्ग या स्क्वायर √3 और उसके साथ 4 लगा होता है। ओके, यानी कि a² × √3/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। ओके, तो आपको दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्षेत्रफल ही दिया हुआ है। तो आप इक्वेट कर दो, क्षेत्रफल आपको दिया है कितना 16√3, 16 सॉरी ये √3 और यहाँ पे दिया है 16, ये दिया है क्षेत्रफल। जबकि हमारे हिसाब से क्षेत्रफल होना चाहिए उसका a² √3/4, दोनों को बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, a² बराबर 4, सॉरी a² अपॉन 4 = 16। ऐसे देखिए इसको, तो यहाँ से हमें a² का मान निकल जाएगा 16 × 4 64, यानी कि a है हमारा 8 सेंटीमीटर है, और a क्या है हमारा, इस त्रिभुज की भुजा है। ये आपका कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी a है, ये भी a है और ये भी है, ABC ये ट्राइंगल है आपका। अब जो हमारा परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a + a + a, यानी कि 8 + 8 + 8, यानी कि 24 सेंटीमीटर उसका परिमाप होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे प्रश्न संख्या 13, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन दी है हमें ये, x + 2y = 5, x धन 2y बराबर 5, इसके कितने हल होते हैं, इसके अनंत हल होते हैं, अनंत हल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है परिमेय संख्या के समतुल्य कोई संख्या हमें बतानी है जो इसके बिल्कुल बराबर हो। तो आप देखेंगे, इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ पे अगर इस संख्या को हम 3 से गुणा कर दें, जो हमें परिमेय संख्या दी हुई है 7/9, 7/9, इसको आप ऊपर और नीचे दो जगह अगर 3 से गुणा कर दें तो ये आपकी 21/27 बन जाएगी। ये भी एक परिमेय संख्या होगी, और ये नई संख्या हमारी 7/9 जो दी हुई संख्या है हमें उसके बिल्कुल बराबर होगी। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यही उत्तर होगा आपका। 15 नंबर प्रश्न देखिए, x एक्सिस के अनुदिश बिंदु कितने के प्रतिबिंब के निर्देशांक हैं। तो भाई इस केस में क्या होने वाला है, x एक्सिस के अनुदिश हमें इसके प्रतिबिंब के निर्देशांक देखने हैं। तो इस केस में जो x कोऑर्डिनेट होता है, जो पहला आपका ये जिसे आप भुज भी कहते हो, वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है यानी कि कोटि, उसका साइन बदल जाएगा। तो ये तो सेम ही रहेगा और ये साइन बदलेगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 4 उस बिंदु के निर्देशांक होंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए आप इंग्लिश में नोट चाहे करना तो कर लें। व्हेन ए पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड along x axis the x coordinate stays the same, यानी कि x एक्सिस के along अगर हम इसका रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन पॉइंट के निर्देशांक देखना चाहते हैं, तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और y कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, मतलब साइन उसका बदल जाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, यूक्लिड के अनुसार सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यह एक अभिधारणा या पोस्टुलेट है। इसको क्या कहते हैं, पोस्टुलेट या अभिधारणा, इंग्लिश में पोस्टुलेट कहेंगे। प्रश्न संख्या 17 कहता है एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3, 5 और 7 है तथा इसका परिमाप 300 मीटर है, सबसे लंबी भुजा होगी। त्रिभुजाकार मैदान है, यानी कि त्रिभुज के आकार का मैदान है जिसका शेप कुछ इस ढंग से, ये 3, ये 5 और ये जो है भुजा है 7। ओके, ये रेशियो है, ए भुजा ये है, बी भुजा ये है, आपकी सी भुजा ये है, ये आप अगर आपकी 3 है तो ये 5 है और ये 7 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ए और बी और सी का अनुपात हमें दिया है, ए बी और सी का अनुपात हमें दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 3:5:7, 3:5:7 का रेशियो है।
अगर इंग्लिश में कहें तो हम इसे कह सकते हैं कि अगर ये 3x है तो ये 5x हो जाएगी और ये भुजा आपकी 7x हो जाएगी। लेकिन इन तीनों का योग हमें दिया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड परिमाप। इन तीनों का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो आप रख दीजिए 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 300, यानी कि 3 5 8 और 7 15x बराबर 300। तो यहाँ से हमें x बराबर मिलेगा 300/15 यानी कि 20। तो x का मान अगर 20 हो जाएगा तो ये 3x का मान कितना हो जाएगा? 60, और इसका कितना हो जाएगा? 5x का 100, और ये कितना हो जाएगा? 7x 140। तो इसकी सबसे लंबी भुजा हमसे पूछिए जो कि 140 सेंटीमीटर या मीटर लंबी होगी। अगर मीटर में सब कुछ है तो ये मीटर में होगी, तो 140 हमारा उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन देखना है तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे सभी इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस हैं। वैसे हमने कोशिश की कि सभी प्रश्नों का उत्तर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाए। और आपको अगर बिल्कुल प्योर इंग्लिश में चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका PDF आपको क्वेश्चन पेपर का व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। ओके, तो ये आ गए आपके सभी 17 प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इस पेज पे 17 प्रश्न। ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 कहता है, दी गई आकृति में AD एक माध्यिका है, BAD एंगल BAD का मान आपको बताना है। और एंगल BAD आपका क्या है? ये है आपका एंगल BAD। ओके, तो इस एंगल का मान हमें बताना है। आपको पता है ये माध्यिका है, तो ये D पॉइंट पे ये जो बच्चे ने निशान बना दिया कि 90 डिग्री का, 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये माध्यिका का मतलब होता है कि सामने वाली जो रेखा है यानी कि BC को बिल्कुल बीचों बीच काटती है, यानी कि ये वाली जो लाइन है BD ये DC के बराबर होगी। इतना ये माध्यिका हमें बताती है और कुछ नहीं बताती। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखें, कॉन्ग्रुएंस यानी कि समरूपता के साथ हम इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। ओके, आप इतना जानते हो कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हमें दी हुई है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये इन दोनों के सामने के जो एंगल हैं, कोण हैं, वो भी बराबर होंगे, यानी कि ये भी एंगल जो है आपका 50 डिग्री का ही होने वाला है। किसी भी ट्राइंगल में आपको तीनों एंगल मिलते हैं 180 डिग्री के। 50 का ये हो गया, 50 का ये, यानी कि 100 डिग्री तो ये हो गया। अब ये वाला जो एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक बचेगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री टोटल, यहाँ से यहाँ तक। हमें बताना है ये कितना होने वाला है। तो कॉन्ग्रुएंसी अगर आप देखो तो इस ट्राइंगल में होने वाला क्या है, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए आपका। ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज ABD और दूसरा आपका त्रिभुज बना है त्रिभुज ADC। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो भुजा AB बराबर है भुजा AC के, ये हमें दिया हुआ है। ओके, और हमें BD बराबर DC, भुजा BD बराबर भुजा DC ये भी मिल गया हमें, क्योंकि हमें बताया गया कि ये जो है एक माध्यिका है AD। ओके, अब आप देखिए दो भुजाएं हमें बराबर मिल गई हैं और एक एंगल हमें दिया हुआ है, यानी कि एंगल 50 और इधर भी एंगल 50। एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C यानी कि 50 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे? ये साइड और एंगल, हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड सास। तो इससे हमें ये दोनों ट्राइंगल मिल गए कॉन्ग्रुएंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, समरूप हैं। इसका मतलब ये हुआ सीधा सा कि इनके संगत पार्ट बराबर होंगे, यानी कि CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ओके, तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल BAD है, एंगल BAD बराबर एंगल DAC। ओके, दोनों बराबर होंगे और दोनों का जो योग है हमें पता है कि BAD और एंगल DAC बराबर है 80 डिग्री। ओके, और दोनों बराबर हैं। इसका मतलब BAD को हम DAC भी लिख सकते हैं या DAC को BAD लिख दें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल 2 BAD बराबर 80। तो एक BAD हमारा, एंगल BAD हमारा अकेला रह जाएगा, वो रह जाएगा 80/2 यानी कि 40 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 और 20 में क्या दिया है हमें, तो दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा कहलाता है अभिकथन और दूसरा स्टेटमेंट कहलाता है रीजन। ओके, तो इन चार में से एक आंसर हमें देना होता है। यदि अभिकथन ए और कारण आर सत्य है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या भी है तो हम ऑप्शन ए टिक करेंगे, और अगर दोनों सही तो हैं किंतु आर इसकी व्याख्या नहीं है ए की तो हम बी टिक करेंगे। तीसरी केस होता है अभिकथन ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है तो हम सी टिक करेंगे, सी ऑप्शन लगाएंगे। और अगर हमें लगता है कि अभिकथन ए असत्य है किंतु आर कारण जो है वो सत्य है तो फिर हम ऑप्शन डी टिक करेंगे। तो देखिए पहला सवाल हमें क्या कहता है, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि अभिकथन है इसमें एक बिंदु 2 5 का भुज 5 है। नहीं, गलत है ये बात, भाई भुज तो 2 है ना, ये तो कोटि है 5 तो पहला गलत होने की वजह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 19 का डी। उसके बाद 20 नंबर देखिए, यहाँ पे दिया समकोण त्रिभुज जिसका आधार है 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर, उसका जो क्षेत्रफल होने वाला है वो 210 वर्ग सेंटीमीटर होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट बी इंटू एच, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई। तो आप देखिए 1/2 आधार दिया है इसका 35, ऊंचाई दिया 12, 2 से कट जाएगा 12, 6 बार 35 छक्का 210 वर्ग सेंटीमीटर। इसका बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो इसका कारण दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सामान्य सूत्र आपको 1/2 आधार गुणा ऊंचाई है, ऐसा दिया है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। इस ढंग से हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके 1 से 20 तक के सभी प्रश्न जो हमने विस्तृत रूप से हल करने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा, और अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके बताइए, हम दूसरे वीडियो में या बोर्ड पे सामने से किसी भी प्रश्न का हल आपको उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।